Hello everyone, I hope you all are doing well. Today in this video, we are going to discuss about post-fertilization events. डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी इवेंट्स होते हैं जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवेरी इनटू फ्रूट, ये सभी इवेंट्स को मिलाकर क्या बोला जाता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में। जैसा कि हमने डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था कि जब एक मेल गैमेट टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है तो वहाँ पर पेन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की वजह से ही एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है और ये एंडोस्पर्म जाइगोट से पहले डेवलप होता है क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। सो जो एंडोस्पर्म है वो डेवलप करता है बिफोर द एम्ब्रियो बिकॉज द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म्स आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल और इन्हीं की वजह से न्यूट्रिशन मिलता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो जाइगोट की डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हैं PEC हैं, क्योंकि पेन है उसका दूसरा ही नाम क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। वो डिवाइड करते हैं लगातार और ट्रिप्लॉइड कंडीशन बनाती हैं। कॉमनली जो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट है वो कैसी होती है? लगातार न्यूक्लियर डिविजन्स की वजह से। जो पेन होता है, जो सेल्स होती हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, वो लगातार डिवाइड करता है अपने न्यूक्लियस को और न्यूक्लियर डिविजन्स की वजह से ही क्या बन जाते हैं? फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं। उस कंडीशन को बोला जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एक एग्जाम्पल है कोकोनट। कोकोनट के अंदर जो वाटर फील्ड होता है वो क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। जिसे हम पीते हैं वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। लेकिन जैसे ही ओव्यूल में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हैं, जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हैं, उनके चारों तरफ जब सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है तो उन्हें नाम दिया जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है जो कोकोनट के चारों तरफ वाइट कलर की जो गिरी होती है वो एग्जाम्पल होती है सेलुलर एंडोस्पर्म का, और जो उसके अंदर वाटर फील्ड होता है उसे बोला जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके बाद हम बात करते हैं जो एंडोस्पर्म है वो या तो फुली कंज्यूम हो जाता है, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो एम्ब्रियो उसे कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेता है अपने डेवलपमेंट के लिए। ऐसा देखा जाता है इन द केस ऑफ पी एंड बीन। ये किसका एग्जाम्पल है? डाइकोट का एग्जाम्पल है। डाइकोट बोला जाता है जिन सीड्स को अगर दो पार्ट्स में अगर तोड़ के देखा जाता है, जिनमें दो कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, उनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो फुली कंज्यूम हो जाता है, वो डाइकोट के केस में होता है। और रिटेन इन द मैच्योर सीड, अगर किसी मैच्योर सीड के अंदर रह जाता है एंडोस्पर्म, जैसे कि एग्जांपल देखा जाता है कोकोनट का, जिसके अंदर अगर ये रह जाता है तो उन्हें बोला जाता है मोनोकोट। आगे एग्जांपल है टेंडर कोकोनट वाटर है, उसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का ही एग्जांपल माना जाता है। माना नहीं जाता, मतलब वो उसका एग्जाम्पल है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और उसके चारों तरफ जो वाइट कर्नल प्रेजेंट होता है, जिसे हम गिरी बोलते हैं, नारियल की जो गिरी होती है, गोला गिरी होती है जो, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। एंडोस्पर्म के बारे में हमें पता चल गया, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जाइगोट के बारे में, जो डेवलप होकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है, और जो कैसा होता है? डिप्लॉयड सेल होता है। अर्ली डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स होती हैं उन्हें एम्ब्रियोजेनी बोला जाता है, और ये मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स दोनों में ही सिमिलर होती हैं, बट उनका जो सीड है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि इनकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। जैसा कि डाइकोटिलिडन्स के केस में देखा जाता है, जो जाइगोट होता है वो सबसे पहले फॉर्म हो जाता है प्रो एम्ब्रियो में। प्रो एम्ब्रियो से आगे जाकर बनती है ग्लोबुलर स्टेज, देन हार्ट शेप स्टेज, देन मैच्योर एम्ब्रियो। ये सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है? ओव्यूल के अंदर चल रही है। उसके बाद हम बात करते हैं डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो के बारे में। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, ये आपके NCERT से डायग्राम लिया गया है। ए टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियो, embryonal axis and two cotyledons.
सबसे पहले हम डायग्राम में देखते हैं, या इसे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम है, और ये साइड में क्या है, इसकी दो कोटिलिडन्स हैं। ये इस तरीके से यहाँ झुकाई गई हैं, और ये क्या है, इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ प्लूम्यूल है। ये प्लूम्यूल है, और ये यहाँ पर क्या होता है, नीचे की तरफ रेडिकल। प्लूम्यूल से आगे जाकर शूट सिस्टम डेवलप होता है, और रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होता है। कोटिलिडन्स में क्या होता है, इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इस बीच वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोला जाता है। इसमें जो प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल से नीचे की तरफ और कोटिलिडन से ऊपर की तरफ जो हिस्सा होता है उसे एपिकोटाइल बोला जाता है, और इसी की वजह से यहाँ से प्लूम्यूल होता है ऊपर, और प्लूम्यूल से आगे जाकर शूट टिप है वो ग्रो करती है। और ऐसे ही नीचे की तरफ हाइपोकोटाइल होता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, नीचे की तरफ हाइपोकोटाइल है, और हाइपोकोटाइल जहाँ पर एंड होता है वहाँ पाया जाता है रेडिकल। उस सिस्टम को बोला जाता है रेडिकल। रेडिकल के जस्ट नीचे की तरफ एक रूट कैप पाई जाती है। ये डायग्राम है डाइकोट एम्ब्रियो का। cylindrical portion of embryonal axis which lie below the level of cotyledon, जो कोटिलिडन से नीचे की तरफ वाला हिस्सा होता है उसे क्या बोला जाता है, हाइपोकोटाइल, एंड इट टर्मिनेट्स विद द रेडिकल, जिसे रूट टिप भी बोला जाता है। जो रूट टिप है वो कवर होती है रूट कैप से। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो के बारे में। मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो में एक कोटिलिडन पाया जाता है, वो भी लेटरल साइड में, और उसे नाम दिया जाता है स्क्यूटेलम। एम्ब्रियोनल एक्सिस में स्क्यूटेलम से नीचे की तरफ पाया जाती है रेडिकल और रूट कैप, और जिसे कवर करती है एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ, जिसे नाम दिया जाता है कोलियोराइजा। स्क्यूटेलम से ऊपर की तरफ शूट अपेक्स होता है, और वहाँ पर एक लीफ प्रिमोर्डिया भी पाया जाता है, जो कि एक होलो फोलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसे कोलियोप्टाइल भी बोला जाता है। कोलियोप्टाइल एक प्रोटेक्टिव शीथ की तरह काम करती है प्लूम्यूल के लिए। ये एग्जाम्पल था मोनोकोट एम्ब्रियो के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीड के बारे में। सीड क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। ये एक फर्टिलाइज ओव्यूल होता है जो कि डेवलप होता है इनसाइड ए फ्रूट। सीड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, एक सीड कोट पाई जाती है, कोटिलिडन्स पाया जाता है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस। Cotyledons are simple, generally thick and swollen due to storage food material, as in legumes. Cotyledonous डाइकोट के केस में 2 कोटिलिडन पाए जाते हैं जो जनरली थिक होते हैं, और उनके अंदर स्टोरेज फूड होता है सीड की डेवलपमेंट के लिए। जो मैच्योर सीड हैं वो 2 तरीके के पाए जाते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड उन्हें बोला जाता है जिनके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेते हैं और कोटिलिडन बना देते हैं, तो लास्ट में एंडोस्पर्म बचता नहीं है। उन सीड्स को बोला जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। दे हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ऐसा देखा जाता है पी, ग्राउंडनट और बीन्स के केस में, जो डाइकोट होते हैं। वहीं दूसरी ओर होते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, जिनके अंदर थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म है वो बच जाता है, प्रेजेंट होता है। दे रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसा कि वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट और सनफ्लावर के केस में देखा जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो मोनोकोट सीड होते हैं उनके अंदर कोटिलिडन भी पाया जाता है एक सिंगल, प्लूम्यूल ये ऊपर की तरफ होता है, और रेडिकल नीचे की तरफ पाया जाता है, और इस तरफ ये क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। वहीं दूसरी ओर जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं उनके अंदर जितना भी एंडोस्पर्म होता है वो सारा कंज्यूम हो जाता है, और यहाँ पर कोटिलिडन बन जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे पेरिस्पर्म के बारे में। कई बार मैच्योर सीड में जो रेमिनेंट होते हैं न्यूसिलस के, वो पाए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है पेरिस्पर्म, जैसा कि देखा जाता है ब्लैक पेपर और बीट के एग्जाम्पल में।
सीड की फॉर्मेशन के बाद जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं ओव्यूल्स के, वो हार्ड हो जाते हैं और एक टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट बना लेते हैं। सीड कोट में जनरली डबल लेयर पाई जाती हैं। आउटर सीड कोट को बोला जाता है टेस्टा, जो कि हार्ड होती है, और इनर सीड कोट को बोला जाता है टेगमेन। इट हैज़ अ स्मॉल पोर, जिसे बोला जाता है माइक्रोपाइल, जिसकी वजह से एंट्री ऑफ ऑक्सीजन और वाटर होता है इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। द सीड मैच्योर, इसका जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है और सीड बिल्कुल ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं एम्ब्रियो के अंदर, वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट एम्ब्रियो में एंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, जहाँ पर वो बिल्कुल भी डेवलपमेंट शो नहीं करेगा। उस स्टेज को बोला जाता है डोरमेंसी। लेकिन जब उसके अकॉर्डिंग उसकी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अवेलेबल होती हैं, एडिक्वेट मॉइस्चर होता है जैसे कि ऑक्सीजन, या सूटेबल टेम्परेचर होता है, तो ही जो वो सीड है जर्मिनेट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रूट के बारे में। द ओवेरी ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट। जो वॉल होती है ओवेरी की, वो डेवलप हो जाती हैं वॉल ऑफ फ्रूट, जिसे बोला जाता है पेरिकार्प। जो फ्रूट की बाहरी कवरिंग होती है उसे पेरिकार्प बोला जाता है। फ्रूट दो तरीके के हो सकते हैं, फ्लैशी भी हो सकते हैं और ड्राई भी हो सकते हैं। मैनी फ्रूट्स हैव मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। फ्रूट दो तरीके के पाए जाते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स के बारे में अगर हम बात करें, जो फ्रूट ओवेरी से डेवलप होते हैं उन फ्रूट्स को बोला जाता है ट्रू फ्रूट, और जो फ्रूट ओवेरी के साथ साथ फ्लावर के किसी और पार्ट को भी अपने साथ इंक्लूड कर लें या फिर एक्सेसरी फ्लोरल पार्ट को अपने साथ ऐड कर लेते हैं डेवलपमेंट में, उन फ्रूट्स को बोला जाता है फॉल्स फ्रूट। जैसा कि एप्पल और स्ट्रॉबेरी के केस में देखा जाता है, जब इनकी डेवलपमेंट होती है तो ओवेरी के साथ साथ ये थैलेमस को भी इंक्लूड कर लेते हैं अपने साथ, जिसकी वजह से फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। इसीलिए इन फ्रूट्स को बोला जाता है फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का एक अच्छा एग्जाम्पल है बनाना, फ्रूट दैट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसा फ्रूट जिसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती, उन फ्रूट्स को बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जैसे कि बनाना, गुआवा, ग्रेप्स। अगर इन फ्रूट्स के अंदर सीड्स नहीं पाए जाते तो वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हैं। पार्थिनोकार्पी क्या होती है? कैन बी इंड्यूस थ्रूज द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ऑक्सिन का यूज कर कर, जिबरेलिन का यूज कर कर, विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्रूट्स को अगर ग्रो करवाया जाता है तो उन्हें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? इफ ओवेरी ट्रांसफॉर्म टू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओवेरी अगर खुद को ही इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर ले बिना किसी मेल गैमेट के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर उससे फ्रूट बनता है तो उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ कुछ सिग्निफिकेंस है फ्रूट फॉर्मेशन की। फ्रूट प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम इंजरी। फ्लैशी फ्रूट प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स who also act as dispersal agent of their seed. Fruits are source of nutrition to human. Next है advantages of seed. Seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitat and help the species to colonize in other areas. They have food reserves, so young seedling are nourished. Hard seed coat protect करती है young embryo को. They generate new genetic combinations. Next है viability of seed after dispersal. यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं मेनली। वायबिलिटी क्या होती है सीड की, कि वो कितने टाइम तक अपने आप को डोरमेंसी की स्टेज में रख सकता है, और जैसे ही उसे उसकी फेवरेबल कंडीशन दी जाती है वो डेवलप कर जाता है। तो वो होती है वायबिलिटी, कि कितने टाइम तक वो अपने आप को अलाइव रख सकता है। कुछ सीड्स हैं जो कुछ मंथ्स के लिए वायबल होते हैं, तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक रह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइन, जो कहाँ पाया गया था? आर्कटिक टुंड्रा में। द सीड जर्मिनेट एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी। इतने साल के बाद भी, डोरमेंसी के इतने टाइम के बाद भी वो सीड है जर्मिनेट कर गया और उसके ऊपर फूल भी आया। वहीं एक दूसरा एग्जाम्पल है डेट पाल्म का, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, जो कहाँ पाया गया था? डेड सी के पास
किंग हेरोड पैलेस था, वहाँ पर ये पाया गया था। सो ये 2 एग्जाम्पल है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एपोमिक्सिस के बारे में। एपोमिक्सिस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड सिंगैमी। फॉर एग्जाम्पल, ग्रासेस एस्टेरिएसी, इट इज फॉर्म ऑफ asexual reproduction that mimics sexual reproduction. एपोमिक्सिस में जो न्यूक्लियस होता है 2n कंडीशन में होता है, वो अपने आप को ही मैच्योर कर एम्ब्रियो बना देता है, जिस केस को बोला जाता है एपोमिक्सिस, जिसमें मेल गैमेट की जरूरत ही नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही मिमिक किया जाता है एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक, डेवलप इनटू एम्ब्रियो। न्यूक्लियस ही अपने आप को डिवाइड कर क्या कर देता है? एम्ब्रियो बना देता है। ओवरी के अंदर जब बहुत सारे न्यूक्लियस अपने आप को ही डिवाइड करते रहते हैं लगातार, उस केस को बोला जाता है पॉली एम्ब्रियोनी, क्योंकि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं। अगर देखा जाए, न्यूक्लियस से एम्ब्रियो बन गया है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट एनी मियोसिस प्रोसेस और सिनगैमी, उस केस को तो बोला गया है एपोमिक्सिस। लेकिन एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जब अपने आप को एम्ब्रियो बना लेते हैं तो उस केस को बोला जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। Occurrence of more than one embryo in a seed, often associated with apomixis, for example citrus or groundnut. So यहीं पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।